अध्याय 3। मुगल और बीजापुर के साथ प्रथम युद्ध 1656-1659। 1657 तक मुगलों के साथ संबंध। अपनी पहली स्वतंत्रता घोषणा के बाद कई वर्षों तक शिवाजी ने मुगलों के साथ सतर्क संबंध बनाए रखे। एक बात यह थी कि उनकी शक्ति अभी सुरक्षित नहीं थी और एक ही समय में बीजापुर और दिल्ली दोनों को उकसाना मूर्खता की पराकाष्ठा होती। दूसरी बात, 1663 से राजकुमार औरंगजेब ने मुगल दक्कन पर अद्वितीय दक्षता और पराक्रम के साथ शासन किया था और उसके पड़ोसी उसे नाराज करने से डरते थे। जब औरंगजेब गोलकुंडा जनवरी से मार्च 1663 के साथ युद्ध में था, शिवाजी जावली और उत्तरी रत्नागिरी जिले में अपनी विजयों को व्यवस्थित करने में इतने व्यस्त थे कि राजकुमार की अनुपस्थिति में उनके पास मुगल क्षेत्र पर छापा मारने का समय नहीं था। मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु 4 नवंबर 1663 के बाद औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण की सक्रिय तैयारी शुरू कर दी और अधिक से अधिक आदिल शाही सरदारों और जागीरदारों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। इसके बाद शिवाजी ने अहमदनगर के मुगल गवर्नर मुत्तफक खान को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा पूरी होने पर साम्राज्यवादियों के साथ शामिल होने का प्रस्ताव रखा। औरंगजेब की उनके साथ पत्राचार के रास्ते खुले रखने की नीति के अनुसार इसका जवाब एक सुलहपूर्ण उत्तर के साथ मिला। शिवाजी का दूत औरंगाबाद में सीधे औरंगजेब के पास गया और अपनी मांगे बताईं। राजकुमार ने आश्वस्त और मैत्रीपूर्ण शब्दों में उत्तर दिया, जिससे वह शाही उद्देश्य के प्रति और भी अधिक समर्पित हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पत्र व्यवहार दिसंबर 1656 या उसके अगले महीने में हुआ था। हालांकि मुत्तफक खान को लिखा गया पत्र अगस्त की शुरुआत में ही लिखा गया हो सकता है। शिवाजी का मुगल दक्कन पर पहला आक्रमण। शिवाजी ने स्पष्ट रूप से मांग की कि मुगल सरकार उन्हें अपने संरक्षण में ले और बीजापुर क्षेत्र पर उनके कब्जे को वैध ठहराए। राजकुमार के पक्षपात और संरक्षण के अस्पष्ट वादे उन्हें संतुष्ट करने में विफल रहे। एक कम चतुर व्यक्ति भी जानता होगा कि साम्राज्यवादियों की जरूरतें पूरी होने के बाद ऐसे वादे व्यवहार में कुछ भी नहीं साबित होंगे। इसलिए जब युद्ध छिड़ा तो बीजापुर ने ऊंची बोली लगाई और शिवाजी को मुगल दक्कन के दक्षिण पश्चिमी कोने पर हमला करके अपना ध्यान बदलने के लिए प्रेरित किया। जब औरंगजेब की सेनाएं उसकी दक्षिण पूर्वी सीमा के पार बीदर की घेराबंदी में केंद्रित थीं, 2 मराठा सरदारों मीनाजी भोंसला 3000 घुड़सवारों के साथ और काशी ने भीमा नदी पार की और क्रमशः चामरगुंडा और रायसीन उपखंडों में मुगल गांवों को लूटा। मार्च 1657 के अंत में उन्होंने मुगल दक्कन के सबसे प्रसिद्ध शहर अहमदनगर के द्वार तक तबाही और आतंक फैलाया। जब मीनाजी पूर्व में अहमदनगर जिले पर आक्रमण कर रहे थे, शिवाजी उत्तर में जुन्नार उपखंड को लूटने में व्यस्त थे। एक रात वे रस्सी की सीढ़ियों का उपयोग करके चुपचाप जुन्नार शहर की दीवारों पर चढ़ गए और रक्षकों का वध करने के बाद 300,000 हून नकद, 200 घोड़े और बहुमूल्य वस्त्र व आभूषण लूट लिए। मराठा आक्रमणकारियों की सफलता स्थानीय मुगल अधिकारियों की लापरवाही, जैसा कि दिल्ली के इतिहासकार कंबुआ कहते हैं, और संभवतः उनकी सैन्य कमजोरी के कारण थी। औरंगजेब ने इन उपद्रवों की खबर सुनकर थानेदारों को फटकार लगाई और अहमदनगर जिले में अतिरिक्त सेना भेजी। औरंगजेब के रक्षात्मक उपाय। नासिरी खान, इरज खान और कुछ अन्य अधिकारियों को 3000 घुड़सवारों के साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया गया। रावकरण, जो औरंगाबाद से बीदर आ रहे थे, का मार्ग बदलकर उसी स्थान पर भेज दिया गया। शाइस्ता खान को अपनी टुकड़ी से 1000 सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया गया, लेकिन नासिरी खान की गतिविधियां उत्तेजक रूप से धीमी थीं। 30 अप्रैल को उन्होंने बीर परगना में प्रवेश किया और 4 दिन बाद अश्ती की ओर कूच किया। इस प्रकार अहमदनगर और जुन्नार पहुंचने में उन्हें बहुत देर हो गई। औरंगजेब के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने दुश्मन को खदेड़ दिया और शिवाजी के क्षेत्र को तबाह कर दिया। इस बीच मुल्ताफत खान अहमदनगर के किले से निकल आया, मीनाजी को हराया और चामरगुंडा की घिरी हुई चौकी को मुक्त करा लिया। 28 अप्रैल। लेकिन मराठे कुछ समय तक परगना में घूमते रहे। हालांकि मुल्ताफत और मिर्जा खान के दल ने अपनी विजय यात्रा जारी रखी और अंततः चामरगुंडा उपखंड पर कब्जा कर लिया। शिवाजी कुछ समय तक जुन्नार उपखंड में रुके और गांवों को लूटते रहे, क्योंकि मुगल सेना के पहुंचने में देरी हो रही थी और उन्हें मैदान खाली मिला। हालांकि रावकर्ण और शाइस्ता खान के आने पर वह जुन्नार कस्बे के आसपास से भाग गया और कुछ समय तक जिले में घूमता रहा, लेकिन उसे पकड़कर कुचला नहीं जा सका। लेकिन जब दबाव बहुत बढ़ गया तो वह अहमदनगर जिले में घुस गया और उसे लूटना शुरू कर दिया। हालांकि इस समय तक मई के अंत में नासिरी खान वहां पहुंच चुका था। एक तेज हमले से उसने शिवा की सेना को चौंका दिया और लगभग उसे घेर लिया। कई मराठे मारे गए, कई घायल हुए और बाकी भाग गए, लेकिन कोई पीछा नहीं कर सका क्योंकि मुगल घोड़े बहुत थक चुके थे।
औरंगजेब द्वारा नासिरी खान और अन्य अधिकारियों को लिखे गए पत्रों में क्रोध और बदले की भावना थी। उन्हें शाही राज्यों से हमलावरों को खदेड़ना होगा और शिव की भूमि में चारों ओर से प्रवेश करके प्रतिशोध लेना होगा। गांवों को उजाड़ना होगा, लोगों को बेरहमी से मारना होगा और उन्हें चरम सीमा तक लूटना होगा। शिवाजी के अधिकार क्षेत्र ऊना और चाकन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाना चाहिए और लोगों को मारने और उन्हें गुलाम बनाने में जरा भी लापरवाही नहीं दिखाई जानी चाहिए। शाही क्षेत्र के गांव के मुखिया और किसान जिन्होंने गुप्त रूप से दुश्मन को बढ़ावा दिया था, उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाना चाहिए। अपनी दक्षिण पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए औरंगजेब की नई व्यवस्था ने उत्कृष्ट संयोजन और विवेक का परिचय दिया। करतालाब खान को जुन्नार के पास, अब्दुल मुनीम को गढ़ नामुना में और नासिरी खान और रावकर्ण को परिंदा किले के सामने पांडा में चमरगुंडा, कारा और अष्टी परगना की रक्षा के लिए तैनात किया गया था। ये अधिकारी सीमा की ओर मुंह करके खड़े थे और दुश्मन के आगे बढ़ने के हर रास्ते को रोक रहे थे ताकि उनके पीछे के शाही रैयत सुरक्षित रह सकें। अधिकारियों को आगे आदेश दिया गया था कि वे सीमा पार आगे बढ़े, जब भी उन्हें मौका मिले अपने सामने दुश्मन के इलाके को जितना हो सके तबाह करें और फिर जल्दी से अपनी अपनी चौकियों की रक्षा के लिए लौट आए। अहमदनगर शहर को लूटने का मराठों का एक प्रयास विफल हो गया। किले के किलादार मुल्क खान ने शहर की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए और निवासियों की संपत्ति को किले के भीतर अधिक सुरक्षा के लिए हटा दिया। अहमदनगर जिले में शिवा पर नासिरी खान की जीत के बाद औरंगजेब ने उसे मराठों का पीछा करने और उन्हें उखाड़ फेंकने का आदेश दिया मई के अंत में, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका। अब मानसून के पूरे जोर के साथ बारिश शुरू हो गई और अभियान को बंद करना पड़ा। शिवा अपने देश वापस लौट गया और मुगल अधिकारी अपने नियत स्थानों पर वापस लौट गए और सीमा पर नजर रखने लगे। पूरे जिले में शांति थी। जून, जुलाई और अगस्त 1657 शाही सैनिकों के लिए मजबूरी भरी सुस्ती में बीता। सितंबर में शाहजहां की बीमारी और उसके बेटों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध की तैयारियों के कारण स्थिति और बिगड़ गई। बीजापुर ने सितंबर के पूरे महीने मुगलों बीजपुर के साथ शांति स्थापित की। औरंगजेब अपने अधिकारियों से लगातार आग्रह करता रहा कि वे अपनी सतर्कता में ढील न दें, बल्कि दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अपनी सेना को तैनात रखें ताकि शिवा अपने हमले फिर से शुरू न कर दें। अक्टूबर के मध्य में उसने अहमदनगर के गवर्नर को शहर की देखभाल करने और अपनी सेना को तैयार रखने के लिए लिखा ताकि जब नासिरी खान वापस जाए तो शिवाजी को मैदान खाली देखकर फिर से लूटपाट शुरू न करनी पड़े। शिवाजी ने मुगलों के साथ शांति स्थापित की। जब सितंबर में उनके अधिपति बीजापुर के राजा ने संधि कर ली तो शिवाजी को मुगल साम्राज्य के साथ अकेले युद्ध जारी रखना व्यर्थ और यहाँ तक कि अपने लिए विनाशकारी लगा। उन्हें अपनी जागीर बचाने की कोशिश करनी ही थी। इसलिए उन्होंने नासिरी खान को समर्पण का पत्र लिखा और खान ने सुलह के लहजे में जवाब दिया। फिर अनुरोध के अनुसार शिव ने खान के पास अपनी मांगे बताने के लिए एक विश्वसनीय प्रतिनिधि, संभवतः रघुनाथ बल्लाल कोडे, भेजा। ये मांगे औरंगजेब को बताई गईं, लेकिन कोई निश्चित समझौता नहीं हुआ। अब शिवाजी ने रघुनाथ पंत को सीधे औरंगजेब के पास भेजा। राजकुमार अभी उत्तर भारत की ओर कूच ही कर रहा था, 25 जनवरी 1658, और उसने शिवा को उत्तर में लिखा, हालांकि तुम्हारे अपराध क्षमा के योग्य नहीं हैं, फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं क्योंकि तुमने पश्चाताप किया है। तुम प्रस्ताव करते हो कि यदि तुम्हें तुम्हारे घर अर्थात शाहजी की पुरानी जागीर के सभी गांव, किले और कोंकण का क्षेत्र साम्राज्यवादियों द्वारा आदिल शाह के हाथों में पड़े पुराने निजामशाही क्षेत्र पर कब्जा कर लेने के बाद दे दिए जाए, तो तुम सोना पंडित को अपना दूत बनाकर मेरे दरबार में भेजोगे और अपने एक अधिकारी के अधीन 500 घुड़सवारों की एक टुकड़ी मेरी सेवा के लिए भेजोगे और तुम शाही सीमाओं की रक्षा करोगे। तुम्हें सोनाजी को भेजने के लिए कहा जाता है और तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। हालांकि औरंगजेब ने शिवा की अधीनता को बाहरी तौर पर प्रसन्नता से स्वीकार किया, लेकिन उसका मन वास्तव में उसके प्रति शांत नहीं था। उसने उस क्षेत्र में बलपूर्वक शांति बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि युवा मराठा सरदार एक लुटेरा था जिसका साहस उसकी चालाकी के बराबर था, और वह एक महत्वाकांक्षी साहसी था जो अपने वचन के प्रति निष्ठा या प्राप्त उपकारों के प्रति कृतज्ञता से ऊपर स्वार्थ को रखता था। उसने मीर जुमला को दिसंबर 1657 लिखा, नासिरी खान के जाने से वह जिला खाली हो गया है। उसकी देखभाल करो जैसे कुत्ते का बेटा अपने अवसर की प्रतीक्षा करता है। राजकुमार ने आदिल शाह से इस प्रकार आग्रह किया, इस देश की रक्षा करो। शिवा को निकाल दो जिसने कुछ किलों पर कब्जा कर लिया है। यदि तुम उसकी सेवाएं लेना चाहते हो तो उसे कर्नाटक में जागीरें दो जो शाही राज्यों से दूर हैं, ताकि वह उन्हें परेशान न कर सके। इसलिए औरंगजेब शिवाजी को शांति और क्षमा का संदेश दिए बिना दक्कन से चला गया।
मुगलों ने पूना के विरुद्ध अभियान के लिए एक सुविधाजनक चौकी के रूप में पेड़गांव के पुराने और खंडहर किले की भी मरम्मत की और वहां पर सेना तैनात कर दी। लेकिन उत्तराधिकार के युद्ध ने, जिसने औरंगजेब को व्यस्त रखा, शिवा को मुगलों के सभी भय से मुक्त कर दिया। बीजापुर की शिवाजी को दबाने की योजना। 1657 के मुगल आक्रमण के पीछे हटने और औरंगजेब के उत्तरी भारत की ओर प्रस्थान करने के बाद बीजापुर सरकार को राहत मिली और अचानक शक्ति का संचार हुआ। यह सच है कि पुराने प्रधानमंत्री खान मोहम्मद की हत्या पिछले युद्ध के दौरान औरंगजेब के साथ मिलीभगत के झूठे संदेह में कर दी गई थी, लेकिन उनके उत्तराधिकारी खवास खान एक कुशल प्रशासक थे। राजमाता बारी साहिबा, जिन्होंने मक्का की घातक यात्रा 1660 तक राज्य पर वस्तुतः शासन किया, एक कुशल महिला थीं। सीमांत पर मुगलों के निरंतर खतरे से कुछ समय के लिए मुक्त होने के बाद बीजापुर सरकार ने अब अपने विद्रोही जागीरदारों से जवाब तलब करना शुरू कर दिया। शाहजी को अपने विद्रोही पुत्र को दंडित करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने पुत्र का अपमान किया और सरकार को उसके पिता की भावनाओं का ध्यान रखे बिना उसे दंडित करने की स्वतंत्रता दे दी। इसलिए शिवाजी को बलपूर्वक कुचलने के उपाय करने पड़े। हालांकि यह कोई आसान काम नहीं था। शिवाजी की सैन्य शक्ति निंदनीय नहीं थी और बीजापुरी सरदार पश्चिमी घाट की पहाड़ियों और जंगलों में अभियान चलाने के विचार से कतराते थे। उनके विरुद्ध अभियान की कमान बीजापुर दरबार में तब तक अटकी रही जब तक अफजल खान ने उसे स्वीकार नहीं कर लिया। शिवा के विरुद्ध अफजल खान का अभियान। अब्दुल्ला भटारी, उपनाम अफजल खान, एक उच्च कोटि का कुलीन था जो बीजापुर के दिवंगत सुल्तान के अधीन शक्ति और सम्मान में उभरा था। एक सेनापति के रूप में वह राज्य में सर्वोच्च पद पर था, बहलोल खान और रंदौला खान का समकक्ष होने के नाते, और उसने हाल ही में मुगलों के साथ हुए युद्ध में असाधारण वीरता और कुशलता से युद्ध किया था। लेकिन उस युद्ध और एक घूंघट वाली महिला के अधीन शासन में स्वाभाविक अव्यवस्था और दरिद्रता के कारण बीजापुर के संसाधन नष्ट हो गए थे। अफजल के साथ केवल 10,000 घुड़सवार ही भेजे जा सके, जबकि प्रचलित रिपोर्टों के अनुसार जावली पर विजय के परिणामस्वरूप शिवा की मावल पैदल सेना की संख्या 60,000 तक बढ़ गई थी और उसने बीजापुर की विघटित सेना से मूल्यवान पठान भाड़े के सैनिकों की एक रेजिमेंट भी भर्ती की थी। चित्र 33 TS 15 भी। इसलिए अफजल खान शिवा के साथ खुला मुकाबला पसंद नहीं करता था। दरअसल विधवा रानी ने उसे शिवा के साथ दोस्ती का ढोंग करके और आदिल शाह से उसकी माफी की पेशकश करके उसे पकड़ने या उसकी हत्या करने का निर्देश दिया था। बीजापुरी सेनापति ने बहादुरी से यह आदेश स्वीकार कर लिया था और खुले दरबार में यह दावा भी किया था कि वह शिवा को बिना अपने घोड़े से उतरे ही वापस ले आएगा। लेकिन उसका मन अपने कार्य की गंभीरता से दबा हुआ रहा होगा। उसने भय और कूटनीति के मिश्रण से अपने उद्देश्य को पूरा करने की योजना बनाई। बीजापुर से अभियान सीधे उत्तर की ओर तुलजापुर की ओर बढ़ा, जो महाराष्ट्र के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक और भोंसला घराने की संरक्षक देवी भवानी का स्थान था। अफजल की रणनीतियां तो शिवा के दक्षिणी किलों की रेखा को घेरना था और फिर पूना तक पहुंचना था कि खुले पूर्वी किनारे से होकर मराठा साम्राज्य या शिवा को उनकी आस्था पर घोर आघात पहुंचाकर उन्हें अपने दुर्गों से बाहर आने और बीजापुरी सेना से खुले में मिलने के लिए उकसाना। तुलजापुर में उन्होंने भवानी की पत्थर की मूर्ति को तोड़कर हाथ की चक्की से पीसकर धूल में मिलाने का आदेश दिया। तभी उन्हें खबर मिली कि शिवा राजगढ़ छोड़कर दक्षिण पश्चिम में प्रतापगढ़ पहुंच गए हैं। अफजल ने अब पूना का लक्ष्य छोड़ दिया और सीधे पश्चिम की ओर प्रतापगढ़ की ओर मुड़ गया। रास्ते में उसने मणिकेश्वर, पंढरपुर और महादेव में देवताओं का फिर से अपमान किया और ब्राह्मणों पर अत्याचार किए और एक पखवाड़े में 17 से 20 मील उत्तर में वाई पहुंच गया। यह अंतिम नगर उसके राज्य क्षेत्र में था और यहाँ उसने कुछ दिन रुककर कूटनीति से शिव को पहाड़ियों से बाहर निकालने या स्थानीय सरदारों के माध्यम से उसे बंदी बनाने के उपाय सोचे। उसने गुंजन मावल के देशमुख विठोजी हैबत राव को पत्र लिखकर कहा कि वह अपने आदमियों के साथ जावली के पास जाए और निर्देशानुसार बीजापुरी सेना की सहायता करे। रोहिड़खोर के देशमुखी कान्होजी जेडे के प्रतिद्वंद्वी खंडोजी खोपरे ने अफजलत वाई की प्रतीक्षा की और देशमुखी दिए जाने की शर्त पर शिव को गिरफ्तार करके सौंपने का लिखित वचन दिया। जब वाई में ये षड्यंत्र रचे जा रहे थे, अफजल ने अपने जमींदार कृष्णजी भास्कर को शिवाजी के पास एक बहुत ही आकर्षक संदेश के साथ भेजा, जिसमें लिखा था, तुम्हारे पिता लंबे समय से मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और इसलिए तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। आओ और मुझसे मिलो और मैं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आदिल शाह से कोंकण और तुम्हारे वर्तमान किलों पर तुम्हारे कब्जे की पुष्टि करवा दूंगा। मैं तुम्हें हमारी सरकार से और सम्मान और सैन्य उपकरण दिलाऊंगा। अगर तुम दरबार में आना चाहो तो तुम्हारा स्वागत है, या अगर तुम वहां व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट चाहते हो तो तुम्हें छूट दी जाएगी।
शिवाजी का खतरा और घबराहट। इस बीच अफजल के आने की खबर ने शिवाजी के अनुयायियों में बहुत आतंक और घबराहट पैदा कर दी थी। अब तक उन्होंने अज्ञात किलों पर हमला किया था, अलग थलग काफिलों को लूटा था या निजी जागीरदारों की छोटी अनियमित सेनाओं के साथ झड़पें की थीं। यहां उनका बीजापुर की नियमित सेनाओं से पहला सामना हुआ, जिसका नेतृत्व एक प्रसिद्ध सेनापति और तोपखाने, परिवहन और उस युग की सर्वोत्तम सुसज्जित सेनाओं की अन्य सभी सामग्रियों के साथ 10,000 की संख्या में। इसके अलावा अफजल का बीजापुर से वाई तक का अभियान एक अटूट सफलता थी। मराठों ने खुलेआम उसका विरोध करने का साहस नहीं किया था और उसने शिवा के क्षेत्र को खुलेआम लूटा और बर्बाद कर दिया था जिसे उसने पार किया था। उसकी अदम्य शक्ति और निर्दयता की कहानियां मराठा शिविर तक पहुंच गई थीं। शिवाजी के अधिकारी स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध के विचार से पीछे हट गए। उनके द्वारा आयोजित पहली युद्ध परिषद में उन्होंने उनसे शांति स्थापित करने का आग्रह किया, क्योंकि दुश्मन शक्तिशाली था और शत्रुता से उनके पक्ष में केवल बड़ी जनहानि होगी। यह शिवाजी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। यदि वह अफजल खान के सामने झुक जाता तो स्वतंत्रता और भविष्य की महानता की उसकी सभी आशाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती और उसे अपने जीवन का अंत बीजापुर के एक विनम्र जागीरदार के रूप में करना पड़ता। भले ही वह अपने शासक के प्रतिशोध से बच जाता देर से विद्रोह, फिर भी बीजापुर के अधिकारियों की खुली अवज्ञा अब उस राज्य के साथ सुलह के द्वार हमेशा के लिए बंद कर देगी और उसे उस राज्य, मुगलों और अन्य शत्रुओं की शक्ति के विरुद्ध अपने जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, बिना किसी मित्र या रक्षक के जिसकी ओर वह पूरी दुनिया में जा सके। उसके मंत्रियों और सेनापतियों ने और भी नीच नीति अपनाई। शिव स्वयं एक भयानक दुविधा में थे। एक रात उन्होंने अपने जीवन के चुनाव पर विचार किया और फिर पुरुषोचित भूमिका चुनी। एक किंवदंती जो उनके समकालीनों जितनी ही पुरानी है, हमें बताती है कि चिंतित सरदार की नींद देवी भवानी के दर्शन से टूटी, जिन्होंने उसे अफजल का साहसपूर्वक सामना करने के लिए प्रेरित किया और उसे विजय और अपनी पूर्ण सुरक्षा का वादा किया। उसका मन बना लिया गया था। अगली सुबह परिषद फिर से बैठी। शिव के मर्दाना शब्दों, उनके सम्मान की भावना के आह्वान और देवी के आशीर्वाद की सूचना से प्रेरित होकर उन्होंने युद्ध का संकल्प लिया। अब उन्होंने युद्ध के लिए अपनी तैयारी कर ली अत्यंत दूरदर्शिता और कुशलता से। उन्होंने अपनी मां से सलाह ली, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी सफलता की भविष्यवाणी की, और फिर उन्होंने अपनी मृत्यु की स्थिति में शासन चलाने के लिए सूक्ष्म निर्देश दिए। मोरो त्रिम्बक पिंगले और नेताजी पालकर के नेतृत्व में क्रमशः कोंकण और घाट से सेनाएं बुलाई गईं और उन्हें प्रतापगढ़ की आसान पहुंच के भीतर मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया। षड्यंत्र और प्रतिषड्यंत्र। भी अफजल के दूत कृष्णजी भास्कर बातचीत का निमंत्रण लेकर आए। शिवा ने उनका सम्मान किया और रात में उनसे गुप्त रूप से मिले और एक हिंदू और पुजारी के रूप में उनसे गंभीरतापूर्वक अनुरोध किया कि उन्हें खान के असली इरादों के बारे में बताए। कृष्णजी ने इस हद तक झुककर संकेत दिया कि खान किसी शरारत की योजना बना रहा है। तब शिवाजी ने दूत को अपने प्रतिनिधि गोपीनाथ पंत के साथ वापस भेज दिया और अफजल के साक्षात्कार के प्रस्ताव पर सहमति जताई, बशर्ते खान उन्हें सुरक्षा का गंभीर आश्वासन दे। गोपीनाथ का असली मिशन अफजल की सेना की ताकत और उसके बारे में अन्य उपयोगी जानकारी का पता लगाना और खुद यह जानना था कि खान का असली उद्देश्य क्या था। गोपीनाथ के जरिए शिवा ने यह वचन दिया कि साक्षात्कार के दौरान अफजल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और अफजल ने भी अपनी ओर से अपने उद्देश्य की ईमानदारी का ऐसा ही आश्वासन दिया। लेकिन गोपीनाथ को रिश्वत के खुलेआम इस्तेमाल से पता चला कि अफजल के अधिकारी इस बात से आश्वस्त थे कि उसने इस तरह से चीजें व्यवस्थित कर ली थीं कि शिवा को मुलाकात के समय ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वह इतना चालाक था कि खुली लड़ाई में पकड़ा नहीं जा सकता था। वापस लौटने पर गोपीनाथ ने शिवा को सारी बात बताई और उससे आग्रह किया कि वह खुद पर होने वाले विश्वासघाती हमले का पहले से अंदाजा लगा ले कि वह एकांत बैठक में अफजल की हत्या कर दे और फिर उसकी सेना को चौंका दे। शिवा ने गोपीनाथ के संकेत को समझते हुए भय का नाटक किया और वाई से मिलने से इनकार कर दिया, जब तक कि खान उससे घर के पास न मिले और व्यक्तिगत रूप से उसे सुरक्षा और भविष्य में सुरक्षा का वादा न करे। अफजल यह रियायत देने के लिए राजी हो गया। शिवा के आदेश पर वाई से प्रतापगढ़ तक घने जंगल में एक रास्ता बनाया गया और बीजापुर की सेना के लिए जगह जगह खाने पीने की चीजें तैयार रखी गईं। राडटोंदी दर्रे, महाबलेश्वर पठार के बॉम्बे पॉइंट के नीचे से होते हुए अफजल खान दक्षिण में प्रतापगढ़ से 1 मील नीचे स्थित पार गांव की ओर बढ़ा और उसके सैनिक वहां बिखरे हुए समूहों में कोयना नदी के उद्गम स्थल पर स्थित हर जलकुंड के पास घाटी में गहराई में डेरा डाले हुए थे। खान के आगमन की सूचना देने के लिए गोपीनाथ को पहाड़ी पर भेजा गया। अगले दिन बैठक तय की गई। बैठक के लिए प्रतापगढ़ किले के नीचे कोयना घाटी के ऊपर एक ऊंची चोटी पर स्थान चुना गया।
पहाड़ी की ओर मंडप तक जाने वाले वनपथ के दोनों ओर शिवाजी द्वारा चुने हुए सैनिक घात लगाए बैठे थे। यहाँ उन्होंने तंबू गाड़े और एक भव्य रूप से सुसज्जित छतरी बनाई, जिस पर शाही मेहमान के लिए उपयुक्त भव्य कालीन और गद्दियां बिछी थीं। फिर उन्होंने बैठक के लिए खुद को तैयार किया। अपने अंगरखे के नीचे उसने जंजीरदार कवच पहना हुआ था और पगड़ी के नीचे उसने खोपड़ी की सुरक्षा के लिए एक स्टील की टोपी लगा रखी थी। उसके पास कितने आक्रामक हथियार थे यह कोई नहीं देख सकता था, लेकिन उसके बाएं हाथ में स्टील के पंजे बगनकफी छिपे हुए थे, जो उंगलियों में अंगूठियों की एक जोड़ी से बंधे थे, और उसकी दाहिनी आस्तीन में बिछवा नामक एक पतली तीखी खंजर छिपी हुई थी। उसके साथी केवल 2 थे, लेकिन दोनों ही असाधारण साहस और चपलता वाले थे। जीव महाला, एक कुशल तलवारबाज, और शंभूजी कब्जी, हनुमंत राव मोरे का हत्यारा। उनमें से प्रत्येक के पास 2 तलवारें और एक ढाल थी। जैसे ही दल किले से नीचे उतरने वाला था, उनके बीच एक संत महिला प्रकट हुई। वह जीजाबाई थीं। शिव ने अपनी मां को प्रणाम किया। उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी विजय हो, और गंभीरता पूर्वक उसके साथियों को उसे सुरक्षित रखने का आदेश दिया। उन्होंने आज्ञाकारिता की शपथ ली। फिर वे किले की तलहटी तक चले गए और इंतजार करने लगे। शिवा और अफजल का साक्षात्कार। इस बीच अफजल खान 1000 से ज्यादा बंदूकधारियों के साथ पार स्थित अपने शिविर से निकल पड़ा था। गोपीनाथ ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह का बल प्रदर्शन शिवा को साक्षात्कार से डरा देगा, और इसलिए खान को शिवा की तरह ही केवल 2 अंगरक्षक ही साथ ले जाने चाहिए। इसलिए उसने अपनी सेना को कुछ दूर पीछे छोड़ दिया और 2 सैनिकों, सैयद बंदा नामक एक प्रसिद्ध तलवारबाज और 2 ब्राह्मण दूतों गोपीनाथ और कृष्ण जी के साथ एक पालकी में पहाड़ी रास्ते पर चढ़ गया। तंबू में पहुंचकर अफजल खान ने गुस्से में उसके राजसी साज सजा और सजावट पर टिप्पणी की कि यह एक जागीरदार के बेटे की उचित शैली से कहीं ज्यादा है। लेकिन गोपीनाथ ने उसे यह कहकर शांत किया कि ये सभी बहुमूल्य चीजें जल्द ही शिवा की अधीनता के पहले फल के रूप में बीजापुर महल में चली जाएंगी। किले के नीचे इंतजार कर रहे शिवा को जल्दी लाने के लिए दूत भेजे गए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर सैयद बंदा को देखकर रुक गया और आदेश दिया कि उस आदमी को तंबू से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा ही हुआ और अंततः शिवाजी मंडप में दाखिल हुए। दोनों ओर 4-4 आदमी मौजूद थे, प्रधान, 2 सशस्त्र अनुचर और एक दूत। लेकिन शिव निहत्थे लग रहे थे, मानो कोई विद्रोही आत्मसमर्पण करने आया हो, जबकि खान ने अपनी तलवार बगल में रखी हुई थी। सेवक नीचे खड़े थे। शिव ऊंचे मंच पर चढ़े और अफजल को प्रणाम किया। खान अपनी जगह से उठे, कुछ कदम आगे बढ़े और शिव को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। नाटा दुबला मराठा केवल अपने प्रतिद्वंद्वी के कंधों तक ही पहुंच पाया। अचानक अफजल ने अपनी पकड़ मजबूत की और शिव की गर्दन को अपनी बाईं बाह में लोहे की मुट्ठी से जकड़ लिया, जबकि अपने दाहिने हाथ से उसने अपना लंबा सीधा खंजर निकाला और शिव की बगल में वार किया। छिपे हुए कवच ने वार को बेअसर कर दिया। शिवा पीड़ा से कराह उठा, क्योंकि उसे लगा जैसे उसका गला घोंटा जा रहा है। लेकिन एक पल में ही वह इस आश्चर्य से उबर गया। उसने अपना बायां हाथ खान की कमर में डाला और स्टील के पंजों के एक वार से उसकी आंतें फाड़ दी। फिर दाहिने हाथ से उसने बिछवा अफजल की कमर में घुसा दिया। घायल व्यक्ति ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और शिवाजी ने खुद को छुड़ाया, मंच से नीचे कूद गया और बाहर अपने आदमियों की ओर दौड़ा। खान चिल्लाया, विश्वासघात, हत्या, मदद, मदद। सेवक दोनों ओर से दौड़े। सैयद बंदा ने अपनी लंबी सीधी तलवार से शिवा का सामना किया और उसकी पगड़ी को 2 टुकड़ों में काट दिया, जिससे नीचे स्टील की टोपी में एक गहरा निशान बन गया। शिवा ने जल्दी से जीव महिला से एक तलवार ली और वार करना शुरू कर दिया, लेकिन जीव महिला अपनी दूसरी तलवार लेकर आया, सैयद का दाहिना हाथ काट दिया और फिर उसे मार डाला। इस बीच वाहकों ने घायल खान को उसकी पालकी में बिठाया और उसके शिविर की ओर चल पड़े। लेकिन शंभूजी कावजी ने उनके पैरों पर वार किया, उन्हें पालकी गिराने पर मजबूर कर दिया और फिर अफजल का सिर काट दिया, जिसे वह विजयोल्लास के साथ शिव के पास ले गए। अफजल की सेना पराजित और लूटी गई। खतरे से मुक्त होकर शिवाजी और उनके 2 साथी प्रतापगढ़ की चोटी पर पहुंचे और तोप दागी। यह वह संकेत था जिसका इंतजार उनके सैनिक नीचे घाटियों में घात लगाए बैठे थे। मोरो त्रिंबक और नेताजी पालकर की सेनाएं और हजारों मावल चारों तरफ से बीजापुरी शिविर पर टूट पड़े। अफजल के अधिकारी और सैनिक अपने सरदार की मृत्यु और उस अनजान क्षेत्र में हुए इस अप्रत्याशित हमले की खबर सुनकर घबरा गए, जहां हर झाड़ी दुश्मनों से भरी हुई लग रही थी। लेकिन भागने का रास्ता बंद था और उन्हें मजबूरन लड़ना पड़ा। 3 घंटे तक फंसे हुए कई सैनिकों ने बिना किसी साझा योजना या बेहतर मार्गदर्शन के जाहिर तौर पर अलग अलग समूहों में हताश होकर बचाव किया,
मराठे अपनी जमीन पर अपनी शुरुआती जीत के पूरे जोश में मदद के प्रति आश्वस्त होकर लड़े और उनके पीछे प्रतिष्ठित सरदारों का नेतृत्व था। बीजापुरी सेना में भयंकर नरसंहार हुआ। जिन लोगों ने भीख मांगते हुए अपने दांतों के नीचे घास दबाकर जगह मांगी, उन्हें छोड़ दिया गया, बाकी को तलवार से मार दिया गया। कुछ दिनों बाद राजापुर स्थित अंग्रेजी कारखाने में पहुंची रिपोर्ट के अनुसार 3000 लोग मारे गए। मावले पैदल सेना ने भागते हुए हाथियों पर हमला किया, उनकी पूंछ काट दी, दांत तोड़ दिए या पैर काट दिए, यहाँ तक कि हमलावरों के रास्ते में आने वाले ऊंटों को भी काट दिया गया। लूट का माल बहुत बड़ा था। सभी तोपखाने, गाड़ियां, गोला बारूद, खजाना, तंबू और उपकरण, पूरी सेना का परिवहन, वेशी और सामान विजेताओं के हाथों में आ गया। उनमें 65 हाथी, 4000 घोड़े, 1200 ऊंट, 2000 कपड़ों के बंडल और 10 लाख रुपए नकद और आभूषण थे। कैदियों में एक उच्च पदस्थ सरदार, अफजल के 2 बेटे और 2 मराठा सरदारों अर्थात लामबाजी भोंसला और जुझार राव घाटगे को बंदी बना लिया गया। सभी बंदी महिलाओं और बच्चों, ब्राह्मणों और शिविर अनुयायियों को तुरंत रिहा कर दिया गया। पराजित सेना का एक भाग, जिसमें अफजल खान की पत्नियां और सबसे बड़ा पुत्र अफजल खान शामिल था, खंडोजी खोपड़े और उनके 300 मावले मित्रों के मार्गदर्शन में कोयना के स्रोत के आसपास से भाग निकला। प्रतापगढ़ के नीचे शिवाजी द्वारा एक भव्य समीक्षा की गई। पकड़े गए शत्रु अधिकारियों और सैनिकों दोनों को मुक्त कर दिया गया और धन, भोजन और अन्य उपहारों के साथ उनके घर वापस भेज दिया गया। इतनी बहादुरी से लड़ने वाले मराठा सैनिकों को पुरस्कृत किया गया। यदि शहीद योद्धाओं के वयस्क पुत्र थे तो उन्हें उनके पिता के स्थान पर भर्ती किया गया, यदि नहीं तो उनकी विधवाओं को उनके वेतन के आधे के बराबर पेंशन दी गई। घायलों को उनकी चोट की गंभीरता के अनुसार 25 से 200 हून तक का पुरस्कार दिया गया। अधिकारियों को हाथी, घोड़े, वस्त्र, आभूषण और अनुदान भेंट किए गए। अफजल खान के बारे में किंवदंतियां। अफजल खान के दुखद भाग्य ने उसके अपने देश और उसके शत्रु देश में जनमानस की कल्पना को गहराई से झकझोर दिया है। बीजापुर शहर के पास उसके गांव अफजाहपुरा में एक दुखद किंवदंती प्रचलित है कि इस घातक अभियान पर निकलने से पहले उसे अपने आने वाले अंत का पूर्वाभास हो गया था और उसने अपनी पत्नियों को मार डाला और उन्हें बंधक बना लिया ताकि उसकी मृत्यु के बाद वे किसी और के साथ बिस्तर साझा न करें। किसान आज भी उस ऊंचाई की ओर इशारा करते हैं जहां से मनुष्य की ईर्ष्या के इन अभागे शिकारों को पानी के गहरे कुंड में फेंक दिया गया था, उस नाले की ओर जहां से उनके डूबे हुए शरीरों को कांटों से घसीटा गया था, उस स्थान की ओर जहां उन्हें कफन में रखा गया था, और उसी आकार और उम्र की 63 कब्रें जो एक ही चबूतरे पर नियमित पंक्तियों में एक साथ खड़ी हैं, जहां उन्हें दफनाया गया था। उस स्थान पर घोर वीरानी छा गई है। जहां कभी उनका महल अपनी घनी आबादी के साथ खड़ा था, वहां अब यात्री ऊंची घास, कंटीली झाड़ियों और टूटी इमारतों से भरा एक सुनसान जंगल देखता है, जो उसकी उजड़ी हुई महानता का सबसे उपयुक्त प्रतीक है। जीवन का एकमात्र रूप दिखाई देता है, एक अकेला पक्षी जो किसी मानव आगंतुक की अप्रत्याशित उपस्थिति से चौंक जाता है। अन्य परंपराएं हमें बताती हैं कि शिवाजी के विरुद्ध उनके अभियान की शुरुआत से ही उनके कदमों में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे थे। अफजल खान की गाथा। मराठों में अफजल खान के विनाश ने अत्यधिक हर्षोल्लास पैदा किया। यह उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की सुबह का प्रतीक था। बीजापुर की पराजय पूर्ण थी, सरदार गिर गया था, उसकी सेना का अस्तित्व समाप्त हो गया था और नरसंहार और लूट दोनों के संदर्भ में यह विजय पूरी तरह से संभव थी। इस घटना ने महाराष्ट्र की जनता की कल्पना को जाति के इतिहास की सबसे गौरवशाली घटना के रूप में स्थापित कर दिया। जल्द ही घुमक्कड़ भाटों, गोंधलियों द्वारा एक गाथा रची गई, जिसने इस प्रतियोगिता को उसके सभी विवरणों और अलौकिक उपादानों के साथ एक होमरिक द्वंद्व युद्ध में विस्तारित कर दिया। शंभूजी के दरबार के अधिकारियों से लेकर उनके शिविरों में सैनिकों और उनके बस्तियों में किसानों तक हर वर्ग के मराठों ने गायक का स्वागत किया और अपने राष्ट्रीय नायक की पहली विजय की इस कहानी को सुनने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए, जो सजीव विवरणों के साथ प्रस्तुत की गई थी, जिससे पूरा दृश्य उनकी आंखों के सामने जीवंत हो गया। गाथा गीत, पवाड़ा की छोटी छोटी गूंजती पंक्तियां सैनिकों की पदयात्रा, प्रतिद्वंद्वी सरदारों की यात्राएं, उनकी मुलाकात, तानों का आदान प्रदान, मौत की लड़ाई और मराठा सेना की विजय को लगभग दोहरा देती हैं। जैसे जैसे कवि का वर्णन पूरे संघर्ष के एक मंच से दूसरे मंच तक तेजी से आगे बढ़ता है, दर्शक गहरी सांसों से उसका अनुसरण करते हैं। उनका रक्त छंदों के साथ एक लय में बहता है और जैसे ही वास्तविक कूच या लड़ाई का जोश उनमें समाता है, वे उत्साह के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। मराठों के लिए अफजल के साथ लड़ाई हमेशा एक साथ राष्ट्रीय मुक्ति का युद्ध और मंदिरों को अपवित्र करने वालों के विरुद्ध धर्मयुद्ध प्रतीत हुई है। उनके लिए अफजल खान एक साहसी बुरे आदमी का प्रतीक है, जो विश्वासघात को भयावहता के साथ जोड़ता है और ईश्वर और मनुष्य दोनों को समान रूप से चुनौती देता है।
उनके इतिहासकारों ने आरंभिक काल से ही इस घटना में हत्या का कोई तत्व नहीं देखा, बल्कि इसे हमेशा उस बुद्धिमत्ता, साहस और चपलता का एक शानदार उदाहरण बताया जिसके साथ उनके राष्ट्रीय नायक ने अपने जीवन के विरुद्ध एक विश्वासघाती षड्यंत्र को विफल कर दिया, षड्यंत्रकारी के सिर पर विश्वासघात का बदला लिया और उनके देवताओं के अपमानित मंदिरों का बदला लिया। शिवाजी के पुरस्कार विजेता भूषण अफजल के वध को भीम द्वारा एकल युद्ध में दुराचारी बदमाश कीचक के वध की तरह एक धर्मी प्रतिशोध कहते हैं। एक बहुत बाद की किंवदंती इसे अफजल खान के उकसावे पर कनकगिरी के किलादार द्वारा अपने बड़े भाई शंभूजी के विश्वासघाती वध के लिए शिव द्वारा छेड़ा गया रक्तद्वंद्व मानती है। अफजल खान पर अपनी जीत सितंबर 1659 और उसकी सेना के विनाश से उत्साहित होकर मराठों ने दक्षिण कोंकण और कोल्हापुर जिले में प्रवेश किया, पन्हाला के किले पर कब्जा किया, एक अन्य बीजापुरी सेना को हराया और व्यापक विजय अभियान अक्टूबर 1659 फरवरी 1660 किए, जिसका वर्णन अध्याय 10 में किया जाएगा। लेकिन अगले अप्रैल में शिवाजी को दुश्मनों के एक समूह द्वारा अपने ही राज्य पर एक खतरनाक हमले के कारण वापस बुला लिया गया। अफजल खान का मामला। क्या अफजल खान की हत्या शिवाजी की ओर से एक विश्वासघाती हत्या थी या आत्मरक्षा का कार्य? स्रोतों का कोई भी सावधान अध्ययनकर्ता इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अफजल खान का इरादा साक्षात्कार में विश्वासघात करके शिवाजी को गिरफ्तार करने या मारने का था। बिल्कुल समकालीन और निष्पक्ष अंग्रेजी फैक्ट्री रिकॉर्ड राजापुर पत्र 10 अक्टूबर 1659 हमें बताता है कि अफजल खान को उसकी सरकार ने निर्देश दिया था कि वह शिवाजी के साथ दोस्ती का दिखावा करके उन्हें सुरक्षित रखे, क्योंकि उनका सशस्त्र बल से विरोध नहीं किया जा सकता था और शिवाजी को इस योजना का पता चलने पर खान के सिर पर विश्वासघात का बदला लेने के लिए मजबूर किया गया। यह मराठी इतिहास के इस तथ्य का सटीक समर्थन करता है कि शिवाजी के गुप्तचरों को अफजल के अधिकारियों से खान की योजना के बारे में पता चला ताकि उन्हें कथित साक्षात्कार में विश्वासघात करके गिरफ्तार किया जा सके। और अफजल के दूत कृष्णजी भास्कर को भी अपने स्वामी का यह रहस्य उजागर करने के लिए प्रेरित किया गया था। साक्षात्कार में पहला प्रहार किसने किया? पुराने मराठा इतिहासकार राष्ट्रीय नायक के 20वीं सदी के अंग्रेजी शिक्षित समर्थकों से अलग सभी यही दावा करते हैं कि वह अफजल ही था। ये सच्चे पुराने इतिहासकार जब भी शिवाजी को सचमुच दोषी पाते हैं, उन पर हत्या या विश्वासघात का आरोप लगाने से कभी नहीं हिचकिचाते। उन्होंने यह बात ग्रांट डफ की किताब द्वारा शिवाजी द्वारा एक आमंत्रित अतिथि की कथित हत्या के खिलाफ जनता में आक्रोश पैदा होने से बहुत पहले लिखी थी। इसलिए यह तर्क देना असंभव है कि अफजल द्वारा पहला प्रहार किए जाने की कहानी आधुनिक मराठों की मनगढ़ंत कहानी थी, जब अंग्रेजी शिक्षा ने उनकी अंतरात्मा को पूर्वनियोजित राजनीतिक हत्याओं की भयावहता के प्रति जागृत कर दिया था। कम से कम सभासद 1694 और चिटनिस 1810 पर इतिहास को झुठलाकर अपने नायक के चरित्र को धूमिल करने की किसी भी साजिश का संदेह नहीं किया जा सकता। यह कहकर कि अफजल को पहला झटका लगा, वे वास्तव में एक प्राचीन परंपरा का ही उल्लेख करते हैं, न कि किसी आधुनिक राष्ट्रवादी कल्पना का। इस बात की पुष्टि शिवाजी द्वारा रामदास को लिखे पत्र से भी होती है, जिसमें वे कहते हैं कि जब वे अफजल की पकड़ में खुद को घुटता हुआ महसूस कर रहे थे, तब अपने गुरु का नाम लेने से उन्हें शक्ति मिली। पेट फाड़े हुए व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी को घातक आलिंगन नहीं दे सकते, और इसलिए जब अफजल ने शिवाजी को अपनी गिरफ्त में लिया तो वह घायल नहीं हुआ। लेकिन मैं इस पत्र की प्रामाणिकता के बारे में अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं। साक्षात्कार में जाने से पहले शिवाजी द्वारा अपने शरीर की पूरी सुरक्षा करना और अफजल की सेना के चारों ओर घात लगाना किसी विश्वासघाती इरादे का सबूत नहीं माना जा सकता। गुप्त हत्या पतनशील राजतंत्रों का पसंदीदा हथियार है, और इस समय से पहले दक्कन की सल्तनतों में ऐसी कई हत्याएं हुई थीं, जैसा कि मैंने मॉडर्न रिव्यूज खंड 1 1907 में विस्तार से बताया है। शिवाजी पूरी तरह से आश्वस्त थे, और जैसा कि हम जानते हैं, इसके अच्छे कारण भी थे कि अफजल का इरादा विश्वासघात का था। अगर उन्होंने खुद को बचाने के लिए ये सावधानियां नहीं बरती होती तो उनकी सामान्य समझदारी की कमी होती। एक मित्र प्रो ए रहमान ने मुझसे पूछा है, अगर अफजल का इरादा विश्वासघात का था तो उसने अपने सैनिकों को हमला करने या कम से कम अपनी रक्षा के लिए तैयार क्यों नहीं रखा? मेरा जवाब है कि अफजल का मानना था कि शिवाजी की मृत्यु से उनकी नई सत्ता का तत्काल पतन हो जाएगा और उनके नेतृत्वहीन सैनिकों पर कोई हमला जरूरी नहीं होगा।
इसके अलावा वह दुश्मन की सेना की स्थिति और ताकत से अनभिज्ञ था और यह नहीं जानता था कि दो बड़ी मराठा सेनाएं उसके पड़ोस में तेजी से आगे बढ़ती हुई आ पहुंची हैं। रिकॉर्ड किए गए साक्ष्यों के आधार पर और मामले की संभावनाओं से यह बात पुष्ट होती है कि अफजल खान ने पहला वार किया था और शिवाजी ने केवल वही किया जिसे बर्क निवारक हत्या कहते हैं।